नमस्कार, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर लंबे वक्त के बाद आपसे रूबरू हुआ हूँ। आज किसी खबर के बारे में नहीं बल्कि देश की एक प्रमुख घटना के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे एनडीटीवी और रवीश कुमार के बारे में। एनडीटीवी में अदानी समूह का शेयर 28% हो गया है। यानी अदानी समूह ने एनडीटीवी की मालिकाना हक वाली जो कंपनी है RRPRH प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके अंदर एनडीटीवी है और वो बहुत बड़ी कंपनी है RRPRH, उसके अंदर एनडीटीवी एक छोटा ग्रुप है। तो अडानी ने इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है RRPRH इसमें 28% की हिस्सेदारी ली है, जबकि 32% हिस्सेदारी अभी भी प्रणय रॉय के पास है। वही प्रणय रॉय जो एनडीटीवी के डायरेक्टर थे और इस अडानी समूह की एंट्री के बाद उन्होंने डायरेक्टरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी पत्नी राधिका रॉय ने भी इस्तीफ़ा दिया है। इन दोनों पति पत्नी के इस्तीफे के बाद एक शख्स रवीश कुमार, देश के बहुत बड़े पत्रकारों में से एक का इस्तीफ़ा आज पूरे देश में सुर्खियों में है। रवीश के इस्तीफे के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भगवान बनाने की मुहिम चल रही है। अब जो लोग कंपनी रूल्स को जानते हैं या इस देश में शेयर ट्रांसफ़र को लेकर के जो भी नियम है उसे जानते हैं, उनके लिए ये पूरा मामला एक अचंभित करने वाला प्रकरण है। इसकी वजह मैं 3-4 बिंदुओं में बताता हूँ, आप समझ पाएंगे। ये जो एनडीटीवी मतलब न्यू दिल्ली टेलीविज़न के जो प्रणय रॉय हैं, इनका शेयर अभी भी 32% है, जबकि अडानी का महज 28% है। 4% शेयर मिस्टर रॉय के ज़्यादा हैं। यानी अभी भी प्रणय रॉय ही एनडीटीवी के मालिक हैं, जबकि इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया और प्रणय रॉय का उसमें कोई भूमिका नहीं है। ये मेरे वीडियो के पीछे एक एनडीटीवी का ये प्रेस रिलीज चल रहा है, इसे आप देखिए। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि किसका कितना शेयर अभी भी है। दूसरी बात रवीश कुमार की है। दावा किया जा रहा है कि प्रणय रॉय के इस्तीफे के कारण पूरा एनडीटीवी समूह अडानी के पास चला गया और इसीलिए रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि अडानी कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमी हैं और रवीश कुमार को खरीदा नहीं जा सकता। अब इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात और क्या होगी? देखिए, हमारे जैसे जो लोग भी पत्रकारिता में हैं, उनका यह मुख्य धर्म है कि किसी भी तरह का भ्रम जाल अगर जनता के इर्द गिर्द या उनके सामने बुना जा रहा है जिसमें लोग फंसे, तो उस भ्रमजाल को तोड़ देना चाहिए। ये जो भ्रमजाल आपके सामने रवीश कुमार और एनडीटीवी को लेकर के बुना जा रहा है, उस पर मेरे जैसे लोग खामोश बैठें तो अपराध होगा। देखिए किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों के दिमाग को बदलने या माइंड वॉश के लिए किया जाता है। अगस्त महीने के पहले ही अडानी समूह ने RRPR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स खरीद लिए थे। अगर रवीश कुमार इतने ही ईमानदार थे और अडानी के लिए काम नहीं करना चाहते थे तो उन्हें पहले ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। कई लोग कह रहे हैं कि वे प्रणय रॉय के भरोसे थे। अगर ऐसा है तो आज भी प्रणय रॉय एनडीटीवी के मालिक हैं, फिर क्यों रवीश कुमार को इस्तीफ़ा देना पड़ा? मैं व्यक्तिगत रूप से कुमार को बहुत अच्छा पत्रकार मानता हूँ। वे एक अच्छे शख्सियत भी हैं, सुलझे हुए हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को बखूबी उठाते हैं और इसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने पिछले कुछ दौर में, या यूं कहें कि पिछले एक दशक में, अडानी अंबानी जैसे देश के बड़े औद्योगिक घराने के खिलाफ आधारहीन खबरें चलाई हैं। उन्होंने पानी पी पी कर इस देश के बड़े उद्योगपतियों को कोसा है, जिसकी कोई वजह नहीं थी, जिसका कोई आधार नहीं था। अब वही अडानी समूह जब एनडीटीवी में एंट्री कर गया तो मुझे लगता है कि शायद वो खुद से नज़र नहीं मिला पा रहे होंगे। रवीश कुमार अगर वक्त में पीछे झांक कर देखें तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथी कहकर अडानी के खिलाफ उन्होंने जो खबरें चलाई उसका कोई आधार उनको नहीं दिख रहा होगा। अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था
जिसमें अडानी समूह के जो मालिक हैं गौतम अडानी, वे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंच पर थे और दोनों में काफ़ी मधुरता से बात हो रही थी। इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हो या अडानी समूह के मालिक हो, सारे लोग प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ नजर आते रहे। इस देश का कोई भी बड़ा उद्योगपति, किसी भी देश का कोई भी बड़ा उद्योगपति उस देश का स्तंभ होता है, सबसे अधिक टैक्स पे करता है, जिससे जनता की ज़रूरतें पूरी होती है। ऐसे में केवल वर्तमान सरकार से उद्योग जगत के बेहतर तालमेल की वजह से उन्हें टारगेट किया जाना एक राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार का एजेंडा कभी नहीं हो सकता। रवीश कुमार ने इसे अपना एजेंडा बना लिया था, जो मेरी समझ से कभी भी जायज़ नहीं हो सकता। कुमार अगर वाकई में अडानी समूह के आने से दुखी थे और उन्हें लगता था कि इस समूह की एंट्री के बाद उनकी कथित, मैं सवालिया निशान लगाऊंगा, उनकी जो कथित ईमानदार पत्रकारिता है उस पर रोक लग जाती या उसमें टोका टोकी होती, अगर वाकई में ऐसा होता तो उन्हें संस्थान में बने रहना चाहिए था। और अगर उनके काम में मान लीजिए केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने कोई खबर चलाई या कोई स्पेशल स्टोरी या स्पेशल रिपोर्ट दिखाई, उसमें अगर टोका टोकी होती तो उसे उजागर करते, न कि भाग खड़े होते। कुमार आज YouTube पे आ चुके हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो कई लोगों के YouTube चैनल्स देखते हैं, उन्हें शायद ही इस बात की जानकारी हो कि YouTube एक बहुत बड़ा मंच है, किसी भी मीडिया हाउस से बहुत बड़ा मंच। और रवीश कुमार जैसे बड़े पत्रकार जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स चंद सेकंड में हो सकते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। कुमार ने अपने पूरे जीवन में जिस सैलरी की कल्पना नहीं की होगी, उससे कई गुना ज़्यादा मिलियंस फॉलोअर्स की मदद से वह हर महीने YouTube पे कमा सकते हैं। इसीलिए 2 दिन पहले उन्होंने काफ़ी भावुक वीडियो रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि एक पक्षी का घोंसला नहीं दिख रहा क्योंकि उसे कोई और ले गया है। उस पक्षी के पास खुले आसमान में उड़ने का विकल्प है तब तक जब तक कि वह थक न जाए। पत्रकारिता का स्वर्ण युग कभी नहीं था, लेकिन ऐसा भस्म युग भी नहीं था। ऐसे कई बड़े बड़े शब्दों में समेट कर बातें उन्होंने की हैं, कई लोग करते हैं। ये सिर्फ भावनाओं से खेल है। कुमार एक अच्छे पत्रकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं हैं कि जन भावनाओं का सौदा करने लगे। प्रणय रॉय का इस्तीफा एनडीटीवी से सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक नियमों के अधीन है। वह फिर डायरेक्टरशिप में आएंगे, नई डायरेक्टरशिप गठित होगी। अडानी समूह चूंकि इसमें एंट्री की है तो उनके भी डायरेक्टर होंगे और डायरेक्टरों का एक नया पैनल गठित होगा जिसमें हर हाल में प्रणय रॉय होंगे। उनकी शेयरिंग 32% है, अडानी से 4% ज़्यादा। अगर वो 4% शेयर अडानी को बेचे तो बड़ी कीमत में बिकेगा, किसी और को भी बेचे तो भी बड़ी कीमत में बिकेगा। पक्के विशुद्ध कारोबारी हैं प्रणय रॉय। और रवीश कुमार, मुझे लगता है, मेरी कुमार से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है या ना ही उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह है, लेकिन रवीश कुमार उनसे भी बड़े कारोबारी हैं क्योंकि जन भावनाओं का सौदा कर रहे हैं। उन्हें YouTube पे आना है, अपना चैनल चलाना है, उससे बड़ी आय भी होगी। और यकीन मानिए जो प्राइम टाइम का शो वो एनडीटीवी पे करते थे रात को 9 बजे, उससे भी ज़्यादा पॉपुलर YouTube पे होंगे और हो सकते हैं। इसका विकल्प है, इसे वह भली भांति समझते हैं। मीडिया में 26 सालों की नौकरी के बाद वह ये बात तो समझ ही चुके हैं कि तकनीक का हाथ पकड़कर तेज़ी से विकसित होती दुनिया के साथ कदम ताल करना कैसे संभव है। और इसके लिए एक बड़े पत्रकार के लिए YouTube बड़ा मंच है। रवीश कुमार को ये मौका समझ में आया है और केवल अडानी के कंधों पर बंदूक रख के अपने कैरियर की नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें मुबारक हो, वो और अधिक पॉपुलर होंगे, ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे। लेकिन मैं आज आपसे रूबरू सिर्फ इसलिए हूँ कि ऐसे लोग या ऐसा जो भ्रमजाल आपके सामने बुना जाता है, एक इंसान को भगवान या एक पत्रकार को भगवान बनाने की जो मुहिम होती है, उसमें मत फंसिए। बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने किसी भी भ्रमजाल में फंसने की ज़रूरत नहीं। ये केवल एक दिखावा है। रवीश कुमार के लिए एक नई शुरुआत है।
वो एक ऐसे धड़े को साथ लेकर चल रहे हैं जो सरकार के खिलाफ है। वो जानते हैं कि उस धड़े को अपने पीछे किस तरह से भेड़ चाल में चलाना है। भेड़ कैसे चलते हैं शायद आपने देखा होगा, जो लोग गांव के हैं। एक भेड़ आगे चलता है सिर ऊपर करके, और उसके पीछे हजारों भेड़ सिर नीचे करके चलते हैं। अगर सामने वाला गड्ढे में गिर जाए तो सारे भेड़ उनके ऊपर गिर जाते हैं। उसी को भेड़ चाल कहते हैं हिंदी में। तो रवीश कुमार हो या कोई भी हो, वो एक धड़े को लेकर चलने वाले लोग हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, इसी से वो गाइडेड है। उसमें आप ना फंसे। इस देश की 65% आबादी युवा है जो मोबाइल इस्तेमाल करती है, स्मार्ट है। इंटरनेट का ज़माना है, आप हर चीज़ को मोबाइल पे ढूंढ कर समझ सकते हैं। तो किसी भी भ्रमजाल में न फंसे, खासकर एनडीटीवी और रवीश कुमार जैसे लोगों की। बाकी उनको करियर की मुबारकबाद। धन्यवाद।